बहुत, ठीक है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है जो स्टैटिक वेरिएबल है उनको मेमोरी स्टैक में मिलती हो। मैं स्टैटिक वेरिएबल न्यू से भी बना सकता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन एट द लोडिंग टाइम। टाइम बदलने वाला है इसका, कब होगा? इसको सुबह 4 बजे मेमोरी मिलती है, बाकी ऑब्जेक्ट को दोपहर को मिलती है जब वो उठते हैं। ये लेजी होते हैं, वो ईगर होता है, यही ना, यही होता है। हाँ, मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक है। पढ़ लिया, ऊप समझ में आ गया, वो जिसको ऊप समझ में आ गया उसे जावा समझ में आ गया। अब डर जाओ सच बताऊं तो, क्योंकि मार्केट बदल रहा है, चीजें सिर्फ जो तुम्हें अभी पढ़ाई जा रही हैं ये बेसिक चीजें हैं, इससे भी ज्यादा डीप चीजें पूछी जाएंगी और वहां पे जब तुम ब्लैंक हो जाओगे तब तुम भटकोगे। जैसे अकाल मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है, वैसे होता है ना। तो अगर नहीं भटकना चाहते, एक्चुअली डेवलपर बनना है, तो चीजों को डाइव करना सीखो डीप में। नहीं सीखोगे भुगतोगे। चलो अच्छी बात है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अगर बात हो रही थी, मैंने करवा दिया है वैसे। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपसे पूछा ही जाएगा कभी ना कभी। कोई एक ऐसा बंदा पूछेगा, अभी तो मैं देखो कितने अच्छे मूड में तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो वो जो इंटरव्यूअर नाम की एक ब्रीड है ना, उस ब्रीड का क्वेश्चन करने का तरीका होता है सड़ा सा मुंह बना के बैठ जाना। चेयर के सामने बंदा बैठा दिखेगा, तुमको बोला जाएगा ये है कैबिन, जाओ अंदर। अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, एक्चुअली वो नहीं भी होगा ना तब भी वो बहुत गंदा मुंह बनाएगा आपको देखते ही। और गंदा मुंह बनाने का प्रॉपर रीजन होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। आप एकदम सही आंसर भी दे रहे होगे ना, तब भी वो ऐसा मुंह बना के दिखाएगा तुम्हें जैसे कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन पे कहीं पड़ा होगा और अगले वाले क्वेश्चन में तुम लटक जाओगे। भले आंसर आ रहा होगा, सोच रहे होगे कब इस कैबिन से निकलो, अंदर ही अंदर। तो वो उनका इंटरव्यू लेने का तरीका होता है। तो यहाँ आंसर कर लिए तभी तुम्हारे कॉन्फिडेंस बन पाएगा। सेल्स की जॉब के लिए बोला जाता है कि तुम्हें क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जाके मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आपस में बातचीत करो। अपनी आंखों में ऑब्जेक्ट तो सर हीप में बनते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कीवर्ड आया न्यू। सारे फंक्शन के कॉल स्टैक कहाँ बनते हैं? स्टैक में लगती है ना कॉल, 1 2 3 कितने फंक्शन कॉल करते हो, वहां कॉल लगती है। अब वो वेरिएबल हो गए साइड। इसके अलावा जो दो नए वेरिएबल तुम्हारी लाइफ में आए हैं उनका नाम है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल्स। इन दोनों वेरिएबल के बारे में बस दो ही तरह के वेरिएबल होते हैं ध्यान रखना। पूरे जावा में अगर आप पढ़ोगे वो दो ही तरह के वेरिएबल थे जो आप पढ़ रहे हो। एक है इंस्टेंस वेरिएबल और एक होगा स्टैटिक वेरिएबल। इन्हीं के आगे किसी आगे फाइनल लगा दिया जाएगा तो कहते ये फाइनल वेरिएबल हो गए, ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया है, तो वो भी स्टैटिक वेरिएबल ना। तो आपको स्टैटिक और स्टैटिक में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको आज स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस नहीं पता है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में, तो आगे चलके आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड में डिफरेंस नहीं पता हो, उससे आगे चल के जाओगे तो मैं तुमको डिजाइन पैटर्न पढ़ाऊंगा, जैसे इन्वर्टर डिजाइन पैटर्न। वहां मैं स्टैटिकली कुछ डिफाइन करूंगा, तुम नहीं समझ पाओगे इसका मतलब क्या है। स्टैटिक ब्लॉक होता है, इनिशियलाइजिंग ब्लॉक होता है, मैं दोनों ब्लॉक बनाऊंगा। किसी का कोड पहले चल रहा है, किसी के बाद में चल रहा है, कौन सा पहले चलवाना है, जो मुझे पहले चलवाना है वो मैं स्टैटिक ब्लॉक में ही क्यों रख रहा हूं, मुझे नहीं पता होगा। मैं स्टैटिक इनर क्लास पढ़ाऊंगा, क्लासेस के भी 4 टाइप और पढ़ाऊंगा। कितने टाइप की क्लास होती है पता है? सर क्लास तो एक ही होती है, क्योंकि उसके 4 सब टाइप्स हैं। नेस्टेड क्लास 4 तरह की और होती है, लोकल इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास। अब लोकल इनर क्लास तो किसी मेथड में बनती होगी, स्टैटिक इनर क्लास क्लास के अंदर क्लास बनती होगी, नॉन स्टैटिक इनर क्लास भी होती है। 3 हो गई, एक होती
होती है एनोनिमस इनर क्लास, इसका कोई नाम ही नहीं होता, ऐसी भी क्लास बन सकती है। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट जब यूज होंगे, आप एक ऊपर से ही आने वाले हैं वो चीज। और इन्हीं जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक है ना, इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ डिजाइन पैटर्न पढ़ाए जाते हैं जो एडवांस में बहुत काम आते हैं। उन डिजाइन पैटर्न में डिफरेंस आपको बताना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रिलेट कर दूंगा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक याद है, याद है यार वही है ये। अच्छा समझ गए, तो पढ़ना पड़ा क्या जाता है आपको? नहीं, सीधा रिलेट कर लिए, क्योंकि हमने वो कोर में पढ़ लिया था, इसलिए हमें एडवांस में उतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। जावा मतलब कोर जावा ही होता है, याद रखो। जावा का मतलब कोर जावा होता है जो तुम सीखते हो। एडवांस जावा मतलब एपीआईज है, उसके बाद फ्रेमवर्क्स हैं जो कि कुछ इनबिल्ट देंगे, बना बनाया देंगे, इन्हें तुम्हें यूज करना सीखना होता है। फ्रेमवर्क्स में जाके स्प्रिंग हाइबरनेट सुने हो, स्प्रिंग बूट सुने होगे, सर्वलेट सुने होंगे, एएसपी सुने होंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क सुने होंगे, ये सब कुछ रेडीमेड देते हैं ये लोग, बस इनका यूज केस समझते हैं, कौन सा कब यूज करना है, क्यों यूज करना है। बस डाउन द लाइन जब इन्होंने बनाया होगा इन एपीआईज को, तो लॉजिक तो लिखा होगा ना, ऐसे ही लिखा होगा जो तुम कोड में लिखते हो। ये इंपॉर्टेंट क्या है, कोड। तभी तुम उनके इंप्लीमेंटेशन को देख के पढ़ के समझ पाओगे जब तुमने वो सब कुछ स्केच से खुद किया होगा। इसलिए जरूरी है कोर जावा। पहले की कंपनीज जो है ना, अभी 2 से 3 साल पहले जो हायरिंग चल रही होती थी, वो किस बेसिस पे थी? कोर बेसिस पे। भाई कोर स्ट्रांग है तुम्हारा, ले चलते हैं तुमको, क्योंकि जिसका कोर स्ट्रांग है वो एडवांस, उसको सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-8 महीना लगेगा, उसको बता देंगे ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज यूज होती हैं, वो बंदा यूज करना सीख लेगा, उसे छोटे छोटे टास्क देंगे, 2-3 महीने वो टास्क करता रहेगा, देन उसको प्रोजेक्ट पे डाल देंगे, करेगा काम, वो करते हैं। वहां पे आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम देना पड़ रहा था? सुबह जो आप ऑफिस टाइमिंग आपकी जिस मिनट पे स्टार्ट होती है, शाम को जब आप लॉग आउट करोगे उस टाइम तक तुम ऑफिस में पढ़ रहे हो। टास्क ऐसा मिला है जो तुम्हें डेडलाइन दी गई है 1 वीक की, और वो टास्क ही है तुम्हारे अकॉर्डिंग 4 वीक का। इसलिए तुम घर जाकर भी किसी से मिले बिना पहुंच गए अपने बेडरूम में और लगे पड़े हो उसको बनाने। तो वहां इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि आप कट जाते थे दुनिया से, क्योंकि तुमको सर्वाइव करना है, वो देना है, नहीं दिया तो 1 या 2 फेलियर देखेंगे कि 2 बार नहीं बना पाया भाई, चलो बाहर। वो मेहनत आजकल इंस्टीट्यूट्स में करनी पड़ रही है, क्योंकि अब मार्केट को वो फ्रेशर्स नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए ट्रेंड फ्रेशर, इसलिए वो कोर जावा पे नहीं ले जा रहे। वो कह रहे हैं आपको फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने आने चाहिए, एपीआई वगैरह बनानी आनी चाहिए, के लिए तुम ये फ्रेमवर्क जब तक नहीं पढ़ लेते प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो अब ज्यादा फोकस उधर करने लग गए लोग, लेकिन वो पढ़ने के लिए ये क्या ऑप्शनल हो गया कोर जावा? कभी स्प्रिंग कोर से स्टार्ट की जाती है। स्प्रिंग अगर फ्रेमवर्क है ना, तो उसके भी मॉड्यूल्स हैं, पहले स्प्रिंग कोर पढ़ना पड़ता है, फिर स्प्रिंग एमवीसी पढ़ना पड़ता है, जब इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाता है, वेब एपीआई बनानी आ जाती है, तब आप जाके स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो। तो स्प्रिंग कोर क्या है? या स्प्रिंग कोर आपको अपने आप आ जाएगा उस दिन जिस दिन तुम कोर जावा पढ़ लोगे। कोर जावा नहीं, ऊप्स पढ़ लोगे। ये ऊप्स जिस दिन खत्म होगा ना, ऊप्स खत्म होगा, ऐसा समझ लेना तुम्हें स्प्रिंग आता है। सर स्प्रिंग का तो हमने अभी तक इंट्रो नहीं पढ़ाया, क्या वो आता है? जिस दिन मैं इंट्रो करा के स्प्रिंग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करवाऊंगा, तब आप देखोगे ये तो सब वही है जो कोर जावा में होता था। कोर जावा में ऊप्स में जो तुम कर रहे होगे ना अभी, इसी काम को स्प्रिंग ऑटोमेटिकली करके देगा। बस यही होता है। फ्रेमवर्क है ना, सब कुछ रेडीमेड दे रहा होगा, ठीक है? तो समझ जाओ, बहुत देर हो गई मुझे चिल्लाते हुए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली है। अभी आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पता है ना, तो इसके जस्ट बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैटिक या नॉन स्टैटिक मेथड्स। तभी समझ पाओगे जब तुम्हें वेरिएबल्स आते हो, जो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि 2 वेरिएबल हैं, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो इनको बस मेमोरी एलोकेट हो जाए, ये एक्सेस हो जाता है। कब एक्सेस होते हैं? जब मेमोरी मिलती है। तो हमें पता करना पड़ेगा दोनों का मेमोरी एलोकेशन कब होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें वो क्लास लोडिंग वगैरह समझाया था। मैंने बोला था
कि क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाती है, इसलिए उनको हम क्लास वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल है तो क्लास के रेफरेंस से ही तो एक्सेस होंगे। क्या लिखा है? मेमोरी इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ क्लास, so that these are also known as क्लास वेरिएबल। इसलिए तो क्लास रेफरेंस क्लास नेम लिखा, डॉट वेरिएबल नेम लिखा और वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है सर, ये वाले वेरिएबल्स क्लास नेम से एक्सेस नहीं होते क्योंकि क्लास लोडिंग टाइम पे इनको मेमोरी नहीं मिलती। इनको मेमोरी कब मिलती है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे, जब इंस्टेंस बनता है। कौन बनाता है? न्यू। तो न्यू तो इनको मेमोरी देगा ना। जब न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी एलोकेट होगी, तो उस मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस रहा होगा, किसी वेरिएबल में रखा होगा, जिसे आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तभी तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल नेम लिखा रहता था। समझ रहे हो ना? तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम से क्यों एक्सेस किया जाता है? क्योंकि वो वेरिएबल्स को मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम में मिलती है, तो वो क्लास का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो क्लास का जो पार्ट होगा वो क्लास नेम से ही एक्सेस हो जाएगा ना। बिल्कुल क्लियर ये बात? बहुत बढ़िया। तो स्टैटिक मतलब क्लास लोडिंग मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक वर्ड पे जाएंगे तो मतलब फिक्स्ड होता है स्टैटिक का मतलब। और यहाँ स्टैटिक कीवर्ड फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया गया है जावा में। और मेमोरी फिक्स कब हुई? तो जब मेमोरी एलोकेशन लोडिंग टाइम पे कर दिया तो फिक्स कहने लग गए। क्यों? क्योंकि क्लास मेमोरी में एक ही बार लोड होती थी, इसलिए उनका इस टाइम पे जो एलोकेशन होगा वो फिक्स ही होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी दिमाग में, तब अगले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो बातें हो गई हों तो पढ़ लेते हैं। किसको लग रहा था कि हम बातें कर रहे थे? बताओ मुझे। नहीं लग रहा? ठीक है भाई, नहीं लग रहा तो मैं क्या ही करूं। स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स। मैंडेटरी है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक नहीं होते। नहीं, मैंने यही तो बोला, मैंडेटरी नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल कैसे हो सकता है स्टैक में? स्टैटिक वेरिएबल का एलोकेशन लोडिंग टाइम पे, किसी का क्लास लोडिंग टाइम पे होता है, किसी का रन टाइम पे होता है। तो रन टाइम और लोडिंग टाइम क्या मेमोरी एरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं कर रहे। अगर स्टैटिक वेरिएबल वहां बनाया हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट हीप में ही बना होगा। और समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो तुमने कहाँ बनाया था? मेथड की एलोकेशन क्या कहाँ किया? हीप के अंदर, उसको मेमोरी हीप में मिल गई। समझ रहे हो? तो चलो मुझे भी समझाने दो। समझाएं? आ जाओ आ जाओ। तो आप कहते हो कि सर मेरे पास ना एक सेपरेट क्लास है, ये तो क्लास है ही, इसके ऊपर एक और क्लास बना रहे हैं, माय क्लास, मेरी क्लास है, ठीक है। अब मैंने कहा मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मेथड्स के, सही है। पब्लिक वॉइड m1, एक मेथड बनाया जिसका नाम है m1, ठीक है। ऐसे कितने मेथड्स बना ले? 4 बना लो सर। एक होगा m1 तो एक होगा m2 तो तीसरा होगा s1। भाई स्टैटिक बनाना था उसको। क्या है? इसीलिए तो मैंने पूछा। स्टैटिक बन गए। अब हमें सीखना है मेथड्स कि सर अगर स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है तो कौन से मेथड, क्योंकि जावा में हमें बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं ये लोग कि कौन सा मेथड किस मेथड को कॉल कर सकता है या नहीं। पता करना पड़ेगा ना, कौन सा मेथड किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, ये जानना जरूरी है। हाँ सर, हम भी अपने बनाएंगे तो हम पहले से ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल है तो वो लोडिंग टाइम पे एलोकेट होता है, इसलिए वो स्टैटिक मेथड में तो एक्सेस हो ही जाएगा, वो नॉन स्टैटिक मेथड में भी एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड को कोई भी कॉल करेगा तो कब? रन टाइम पे। और स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी तो लोडिंग टाइम पे मिल चुकी है ना, जब रन टाइम का ऑब्जेक्ट बना तो, नहीं बना तो नहीं भी मिलेगी।
ऑब्जेक्ट नहीं बना तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बट स्टैटिक अगर मेथड है तो उसको तो क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी मिल जाती है ना। तो स्टैटिक वाला मेथड क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा? सर नहीं। सारा गेम किसका है? मेमोरी का ही तो है। करके देखें, वही करने आए। तो आपने बोला सर स्ट्रिंग नेम, सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दो, कोई कांस्टेंट वैल्यू, गेस्ट स्टैटिक इंट आईडी। दोनों तरह के वेरिएबल्स मैंने बना लिए। मैंने बोला भैया M1 एक काम करो जरा, एक वेरिएबल है हमारा नेम, प्रिंट कर दोगे? निका हम इंस्टेंस मेथड है तो निका ये वेरिएबल भी इंस्टेंस ही है, तो एक इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ही सकता होगा। दोनों ही किसकी प्रॉपर्टी? इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड कह रहे हैं। तो जब इंस्टेंस बनेगा तभी इन दोनों को मेमोरी मिलेगी, तभी ये कॉल होना स्टार्ट होंगे, तो ये कर लेगा। हमने कहा ठीक है, ऐसे ही क्या तुम आईडी को भी कर लोगे? हाँ जी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रन टाइम पे कॉल होंगे ना, इसको तो मेमोरी लोडिंग टाइम पे मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सेम S1 या S2 वाले भाई साहब कर सकते हैं क्या? इनको आपत्ति हो गई। क्या आपत्ति है? S2 कहता है कि नेम एक्सेस नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं? बोला कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। ये कह रहा है ये रेफरेंस ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे पता है तुम्हें? रीजन समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा उस वेरिएबल को? नेम को तो सर मेमोरी ही नहीं मिलेगी जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है यूजर ने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, भूल गया वो बनाना, बट क्लास नेम से स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस की जा सकती है। तो ये बंदा तो अपने मेथड को कॉल करेगा ना, कॉल करेगा तो नेम प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेमोरी में, तो कैसे एक्सेस हो पाएगा? समझ पा रहे हो? इसलिए एक स्टैटिक मेथड किसी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करता, चाहे वो वेरिएबल हो या खुद एक मेथड ही क्यों ना हो। मतलब अगर मैं S2 में M2 नाम का मेथड भी कॉल करूं तो कॉल नहीं होगा, क्योंकि M2 क्या है? इंस्टेंस मेथड है। स्टैटिक मेथड इंस्टेंस प्रॉपर्टी पे डील ही नहीं करता। बट अगर यहीं पे मैं S1 मेथड कॉल करूं तो, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को तो कॉल कर सकता है। अगर हम यहाँ आ जाएं M1 में और यहाँ हम इनसे बोले क्या तुम M2 को चला सकते हो भाई, तो एक इंस्टेंस मेथड दूसरे इंस्टेंस मेथड को तो कॉल कर ही सकता होगा। सेम ही है तो कर ही लेंगे। अगर सेम नहीं भी है, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ S1 को कॉल कराऊं, कॉल हो जाएगा? एग्जैक्टली हाँ, तो S1 को कॉल कराएंगे, क्यों कॉल हो पा रहा है? क्योंकि सर ये तो लोडिंग वाला है ना, सुबह ही 4 बजे ही, और ये खुद कॉल होगा कब? 10 बजे दोपहर को, जब इसकी नींद खुलेगी। समझ रहे हो? इनका मेमोरी एलोकेशन होगा जब न्यू चलेगा, न्यू जब मीन में आपने बना रखा होगा, जब इंटरप्रेटर आके उसको लाइन बाय लाइन चला रहा होगा तब ऑब्जेक्ट बनेगा ना। इंटरप्रेटर वाला प्रोसेस तो रन टाइम वाला प्रोसेस है, उससे पहले क्लास मेमोरी में लोड हो चुकी होती है, स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिल चुकी होती है, इसलिए सर ये एक्सेस हो जाएगा। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो एक इमेज है वो यही बता रही थी तुमको कि अगर इंस्टेंस मेथड है तो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस होंगी, स्टैटिक मेथड है तो कौन सी एक्सेस होंगी। ठीक, अब इंस्टेंस मेथड की बात करें तो इंस्टेंस मेथड मतलब ये रन टाइम वाली बात है, ये इन्वोक कर सकता है इंस्टेंस मेथड को। इन्वोक मतलब कॉल करना, कॉल कर सकता है। हाँ, इंस्टेंस मेथड एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस वेरिएबल को, बिल्कुल। इंस्टेंस मेथड इन्वोक कर सकता है स्टैटिक मेथड को, हाँ जी कर लेगा, अभी करवाया ना। इंस्टेंस मेथड एक्सेस कर सकता है स्टैटिक वेरिएबल को, बिल्कुल। अब आ जाओ स्टैटिक मेथड पे। इनसे बोला क्या तुम इन्वोक करोगे इंस्टेंस मेथड या एक्सेस करोगे इंस्टेंस वेरिएबल को? इन्होंने कहा भैया हम स्टैटिक है, हम स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक पे डील ही नहीं करते। तो कितना याद रखना है, मतलब अगर स्टैटिक मेथड है
तो वही एक ऐसा मेथड होगा जो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करेगा, चाहे वो वेरिएबल हो या मेथड। बाकी इंस्टेंस मेथड तो सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेता है। इजी है याद करना। क्या याद रखना होगा सर, स्टैटिक मेथड हुआ तो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करेगा, बाकी कर लेंगे। हाँ तो इजी है समझना। अगर इसको ये इजी लग जाएगा, इससे 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आगे वाले जो कॉन्सेप्ट जितने कि मैंने यहाँ खड़े होकर नाम लिए थे वो सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। इससे तुम्हें ये समझ में आ गया, नेस्टेड क्लासेस वगैरह अपने आप समझ में आएंगी अगर तुम्हें ये पता है। समझ रहे हो? हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मेथड और फंक्शन, फंक्शन हम सी में कहा करते थे, बस उसको रीनेम कर दिया गया है और नाम अभी जो हम ले रहे हैं वो हो गया है मेथड। फंक्शन और मेथड में कितना डिफरेंस हो सकता है? कितने लोग बता सकते हैं फंक्शन और मेथड में डिफरेंस? थोड़ा बहुत भी, जितना भी नहीं बता। रोहित नाम है ना? क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। नहीं बता क्या तुमने फंक्शन या मेथड में डिफरेंस? मेथड और फंक्शन एक ही बात समझ लेना, अभी दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि सब कुछ सारे इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही दिए जाते हैं जैसे फंक्शन को देते थे, बट यहाँ पे उसे हम मेथड कहने लग गए हैं। क्यों? रीजन उसका प्रॉपर है वो ये कि आप जो फंक्शन सी में बनाते थे, सी में जो बनाए वो फंक्शन कहे गए। फंक्शन ग्लोबल होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबल। वो किसी स्कोप के अंडर नहीं आते। तो सी में कोई क्लास नहीं बनती थी, किसी क्लास के अंदर फंक्शन नहीं बनते थे। आप जो फंक्शन बनाते थे वो मेन के ऊपर या मेन के नीचे बनाते थे, तो उन्हें हम फंक्शन कहते थे। C++ में भी, C++ भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो वहां बिना क्लास के भी फंक्शन बन सकते हैं। हाँ सर, ग्लोबल फंक्शन वहां भी डिफाइन किए जा सकते हैं। ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल की बात अगर हम करें तो क्या जावा में ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन होते हैं? नहीं होते। कुछ लोगों का मानना ये हो जाता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। नहीं ना, ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन वो होंगे जिनको कॉल करने के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत ना होती हो। ग्लोबली वो प्रॉपर्टी मानी जाएंगी जिनको एक्सेस करने के लिए किसी के रेफरेंस की जरूरत ना पड़े। क्या इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तुम्हें किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है? स्टैटिक को तो डायरेक्ट स्टैटिक को भी क्लास रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी स्कोप के अंदर आते हैं और वो स्कोप होता है क्लास का। क्लास के अंदर अगर वही फंक्शन जो सी में बनता था प्राइम निकालने वाला, वो मैं अगर क्लास के अंदर बनाऊंगा तो वो फंक्शन नहीं मेथड का आ जाएगा। और इस मेथड पे हम अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स लगा देते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा देते हैं, जो सी में नहीं होते थे, फंक्शन पे नहीं लगते थे। फंक्शन ग्लोबल होता था, उसकी विजिबिलिटी मोड थोड़ी ना बता सकते हैं हम। फंक्शन है, ग्लोबली कोई भी बंदा आके उसे कॉल कर लिखता है। सी में फंक्शंस पे ये नहीं लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल थे। ये किसी क्लास के अंदर डिफाइन की गई प्रॉपर्टी है, क्लास का मेंबर है और मेंबर की विजिबिलिटी मोड वो बंदा खुद ही डिफाइन करता है जो उस क्लास को बना रहा है। तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मेथड के साथ ये हो गई। दूसरी, सर हम स्टैटिक भी लगा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं। ये सब किसके कॉन्सेप्ट है? ओप्स के कॉन्सेप्ट है। ओप्स के कॉन्सेप्ट है। ओप्स में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनेगा ही किसका? क्लास का। तो सारी प्रॉपर्टी कहाँ बनती है? क्लास के अंदर। फंक्शन भी कहाँ बनेगा? क्लास के अंदर। क्लास के अंदर अगर फंक्शन बन गया तो क्या हो गया? मेथड। और मेथड को कॉल करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए रेफरेंस की जरूरत। जावा में जो होते हैं वो मेथड होते हैं फंक्शन में, बट क्योंकि हमारा बेस हो रहा होता है सी प्लस प्लस वाला, इसलिए हम उन्हें फंक्शंस कहते रहते हैं। इससे तुम कनेक्ट कर पाओ कि मेथड कोई अलग ब्रीड नहीं है, वही है जो फंक्शन था। गंगाधरी शक्तिमान है, समझ रहे हो? बस यहाँ पे उसका प्रमोशन हो गया है क्योंकि वो किसी
स्कोप के अंदर डिफाइन करने लग गए, इसलिए उसको एक्सेस करने के लिए इस आउटर स्कोप की जरूरत पड़ी, इसके रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ये है क्लास, ये है मेथड, समझ रहे हो? तो एक्सेसिबिलिटी बदल गई, वो है मेथड, समझ रहे हो? समझदार तो तुम हो ही, समझ बहुत जल्दी जाते हो। चल तो आओ फिर प्रूफ्स बनाना स्टार्ट करती है तुम लोग हैं। स्टैटिक समझ लिए, ठीक। अच्छा तुम्हें ऑब्जेक्ट भी बनाना आता है, वाह, बहुत बड़ा काम करना सीख चुके हो तुम लोग। ऑब्जेक्ट बनाना आता है, यही है ना? ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने तुम्हें कुछ बातों को ध्यान रखने बोला था, कुछ स्टेप्स बताए गए थे। फर्स्ट, फिर सेकंड, देन आप कॉलिंग करते हो, ये है लास्ट, ठीक है? तो इनिशियलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, ये मैंने बोला था। क्यों होता है? एक्सेप्शन आ जाए अगर वैल्यूज नहीं दी, इसका भी डर है हमको, पता है? बहुत बढ़िया। तो अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हाँ? अब सब हटा दो, सब बेवकूफी है। ये सब तो तुम जानते ही हो ना, क्रिएशन इनिशियलाइजेशन। श्याम कौन है ये जानता ही नहीं, इसलिए श्याम को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये रहा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये इनिशियलाइज हुआ, अब आप फंक्शन कॉल करें, बंद करके देखें। अरे वाह, प्रोग्राम तो चल गया, शाबाशियां। किसी ने सुना ये चलिए प्रोग्राम तुम, ये शाबाशियां भाई, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, प्रोग्राम चला दिया, वो भी उप्स का, वाह, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब जो इनिशियलाइजेशन आप कर रहे हो, अब इनिशियलाइजेशन पे फोकस करने का समय आ गया, ठीक है? हमने कहा कि देखो जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज 4 प्रॉपर्टी है तो 4 लाइन में कर दिया, 10 प्रॉपर्टी होगी तो मुझे 10 लाइन लिखनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन के लिए, और ऑब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी, हाँ। और ऐसे में अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे 1000 लाइन का कोड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए ही लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? हाँ सर, इतना तो करना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो? इनिशियलाइजेशन के लिए 4 लाइन लिखी है, फिर भी वही कर रहे हैं, नहीं ना? फंक्शंस में क्या सिखाया था? कोड रीयूजेबिलिटी ना, इसी कोड बार बार करना है तो फंक्शन बनाओ, ऐसा बोला गया था तुमको? हाँ बोला गया। तो फंक्शन बना लेंगे अगर एक बार, 4 पैरामीटर रख देंगे, फंक्शन को दिया कोई इंजेक्ट करके दे दिया करेगा, मुझे 400 लाइन यानी लिखनी पड़ेंगी इनिशियलाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए वो लाइन थी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के लिए इनिशियलाइज सारे प्राइवेट होने चाहिए, जिसे कोई हमारी क्लास के अंदर उन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। और अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है, क्या करना? टोटल कितने स्पेसिफायर्स होते हैं जावा में? अच्छा, मैंने 4 किया क्या? हाँ, उसको स्टैटिक एक्सेस तो प्राइवेट हम इसलिए बनाते हैं कि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। हम एक मेन फंक्शन को स्टैटिक भी बना रहे हैं, और अगर उसमें इंस्टेंस, बताओ सामने में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तुम कह दोगे मैं समझ जाऊंगा। अभी कहा नहीं ना, बोला तुमने, कहो हम स्टैटिक बना रहे हैं तो प्राइवेट बनाने की क्या जरूरत है? उसको वैसे ही स्टैटिक का मतलब क्या है, समझा तुमने? स्टैटिक का मतलब है कि सर मेमोरी एलोकेशन को फिक्स कर दो लोडिंग टाइम में। क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो गई है? नहीं ना, एक्सेस तो वो कभी भी होगा, कोई भी कर सकता है, हाँ कोई भी कर सकता है।
बट अगर उसको प्राइवेट भी कर दिया साथ में तो वो प्रॉपर्टी इनसाइड द क्लास ही एक्सेस होगी, इनसाइड द क्लास कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टैटिक का जो काम है वो मेमोरी एलोकेशन में है, फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। इनका काम क्या है, प्रॉपर्टी की एक्सेसिबिलिटी को बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ एक्सेस होगी। अगर प्राइवेट है तो विद इन द क्लास एक्सेस होती है ओनली, मतलब पर्सन नाम की अगर क्लास है तो सिर्फ ये वाली चार वेरिएबल्स हैं, ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे। नीचे जाकर देख रहे होगे तो यहाँ पे एरर आ गया है, क्या कह रहे हैं ये, नॉट विजिबल। क्यों, इन्होंने, इनकी आईसाइट वीक थी, चश्मा नहीं पहना, क्या नहीं किया सर, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज प्राइवेट है और किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो पर्सन क्लास की वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनको तुम एक्सेस नहीं कर सकते ना। अब तक क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई स्पेसिफायर नहीं लगा था। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट क्या होती है, विद इन द पैकेज एक्सेस होती है। तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होती है, ऐसा तुम क्या है, तो मतलब डिफॉल्ट भी कोई स्पेसिफायर होता होगा, दिखते ही नहीं। सबसे पहले अब डिस्कस करिए, पहला है पब्लिक स्पेसिफायर, दूसरा है प्रोटेक्टेड, तीसरा है प्राइवेट, चौथा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो चौथा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, उसको कलेक्ट करके डस्टबिन में आज डाल के चले जाना। डिफॉल्ट नाम का कोई भी स्पेसिफायर नहीं होता, आप कोई भी प्रॉपर्टी को एज डिफॉल्ट डिफाइन कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे दिमाग में ये भरा कैसे गया है कचरा, वो इसलिए भर गया था क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर या हमारे जो मेंटर रहे हैं उन्होंने हमें जब स्पेसिफायर्स बताए, तो पहले C++ पढ़ाया था जहां 3 ही होते थे, कोई भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, स्पेसिफायर लगाया, पब्लिक प्रोटेक्टेड और कॉलन लगाया जाता था। पब्लिक लगाया, पब्लिक कीवर्ड लिखा, कॉलन लगाया, उसके नीचे डिफाइन की गई सारे वेरिएबल, सारे फंक्शन पब्लिक ही होते थे। प्रोटेक्टेड करना है तो वैसे ही सेम प्रोसीजर था तीनों के लिए। अगर बिना स्पेसिफायर के अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की तो बाय डिफॉल्ट C++ की क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है। कौन सी होती है, प्राइवेट होती है। जावा ने कहा कि आपको कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो अपनी स्पेसिफायर खुद ही डिफाइन करना, और वो 3 ही है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सही है। उन्होंने कहा अगर तुमने किसी भी प्रॉपर्टी पे स्पेसिफायर लगाना भूल गए या बाय चॉइस नहीं लगाया तो वो प्रॉपर्टी को कहा जाएगा पैकेज प्राइवेट। क्या कहा जाएगा, पैकेज प्राइवेट। वो प्रॉपर्टी जिनके ऊपर स्पेसिफायर्स नहीं होते वो विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज एक्सेस होते हैं। सर दूसरी क्लास में एक्सेस करना चाहे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो क्लास सेम पैकेज में होनी चाहिए। तो सेम पैकेज के अंदर आप देखो इतनी सारी क्लासेस बनाए हो ना, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा रखा तो नेम और जेंडर क्या है, पैकेज प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर मैं जाऊं उप्स टू ऑपरेटर पैटर्न या किसी भी क्लास के अंदर जाऊं वहां से ऑब्जेक्ट बना के इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ये पैकेज प्राइवेट है। वहीं पे अगर 11 to 12 एक पैकेज बना हुआ है, इस अरिथमेटिक क्लास में मैं इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये प्रॉपर्टी एक्सेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पैकेज प्राइवेट थी। तो फिर सर वो डिफॉल्ट क्या है, जब वो बता रहा था ना तो मैं, वो जो बंदा जिसने बोला कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, जब वो तुम्हें बता रहा था उसने एक बात बोली आपसे, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपस में ही नहीं यहाँ भी हो जाती है कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं उस चीज को। क्या हुआ ना, उसने बोला जो प्रॉपर्टी जिनके आगे स्पेसिफायर नहीं लगा है उन्हें बाय डिफॉल्ट पैकेज प्राइवेट कहते हैं।
या वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट विद इन द पैकेज एक्सेस होती है, ऐसा बोला जाना चाहिए था। बट बाय डिफॉल्ट को हटा के आपने डिफॉल्ट सुना, इसलिए हमें बचपन से अब तक लगता रहा कि डिफॉल्ट नाम का कोई स्पेसिफायर होता है। अगर आपके पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, तो आप वेरिएबल डिफाइन कर पाते हो ना। प्रोटेक्टेड होता है तो भी डिफाइन कर पा रहे हो। अगर डिफॉल्ट भी होता तो डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, तो स्विच केस में जो यूज हुआ था वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ये तो मना कर दिया। तो क्या है कोई डिफॉल्ट स्पेसिफायर? नहीं होता। वो प्रॉपर्टीज जो कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर कंटेन नहीं करती, यूज नहीं करती, उन्हें पैकेज प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। बस इतना आप दिमाग में डाल लो, उसको हटा के। कितने होते हैं तीन होते हैं और चौथी प्रॉपर्टी होती है पैकेज प्राइवेट। स्पेसिफायर जो एज कीवर्ड दिए गए हैं वो तीन है, चौथी जो प्रॉपर्टी होती है पैकेज प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें कोई कीवर्ड कोई स्पेसिफायर यूज नहीं करना होता, वो बाय डिफॉल्ट होती है प्रॉपर्टी। अब अगर मेरा नेम मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, जिसका आगे स्पेसिफायर लगाया नहीं, तो वो क्या हो गई? पैकेज प्राइवेट हो गई सर। बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी विद इन द पैकेज एक्सेस होगी, बस इतना याद रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, अब मुझे तो नहीं परेशान करोगे तुम लोग, इसीलिए इतना चिल्लाया हूं मैं। आई होप क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हमने कहा उसकी सुने तो वो कहते हैं डेटा हाइडिंग करो। डेटा हाइडिंग करना है तो डेटा हाइड तो यही बंदा कर सकता है, इसका नाम प्राइवेट है, तो हमने वेरिएबल्स को प्राइवेट किया तो सर आ गया एरर। कब? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने जब गए। उन्होंने कहा अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? उन्होंने कहा क्लास के बाहर तो बिल्कुल नहीं होगा। आउटसाइड द क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस ही नहीं होती, इसलिए नहीं हो पाएगा। और अभी तो तुम आउटसाइड द क्लास ही बना रहे हो ऑब्जेक्ट, बट सेम पैकेज में बैठे हो सकता है कुछ टाइम बाद तुम्हें दूसरे पैकेज में ऑब्जेक्ट बनाना पड़े। हो नहीं सकता, बनाना ही पड़ेगा आगे चल के। जब दूसरे पैकेज से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या ये फिर एक्सेस होगा? जब सेम पैकेज में नहीं हो रहा तो सर दूसरे में कैसे हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा हमने कहा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इनका नॉट विजिबल दिखा रहा है। हमने कहा जब मैंने ब्लूप्रिंट के बारे में सुना था तो उन्होंने कहा था ये 4 प्रॉपर्टी है। मैं गया भी क्लास में तो मैंने देखा भी, बट उन्होंने कहा एक कीवर्ड लगा नहीं देखा तुमने प्राइवेट, इसको तो पढ़ लेते। हम पढ़ने चले गए। हमने कहा समझते ही ये है कौन जो हमारे इंजेक्शन को रोक रहा है? प्रॉपर्टी इंजेक्शन जो हम कर रहे हैं, वैल्यूज जो इंजेक्ट कर रहे हैं इन वेरिएबल्स में, वो इंजेक्शन ही तो नहीं हो पा रहा, कौन रोक रहा है? गए भाई जाके प्राइवेट के बारे में पढ़ा। उनके भाई क्या करते हो तुम? प्राइवेट को बिठा लिया। प्राइवेट कह रहा है देखो मैं किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के आगे अगर लग गया हूं तो मैं उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर देता हूं, मैं उससे सिक्योर कर देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई वो प्रॉपर्टी इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं, तो मैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करता हूं। ये मेरा काम है। ठीक है, कहां तक करते हो? क्या हद है तुम्हारी? लिमिट बताओ। इनका वो है क्लास, क्लास के बाहर वो प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो। धीरे से पूछा इनसाइड द क्लास हो जाएगी? मैंने कहा हाँ ये तो हो सकता है। आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगी, कोई बात नहीं। अब हमने दिमाग क्या लगाया कि ठीक है ये प्रॉपर्टी आउटसाइड द क्लास आ नहीं रही है, तो हम ही इनसाइड द क्लास चल लेते हैं। क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे प्रॉपर्टी इंजेक्शन हो जाए इनकी क्लास में जाके। हमने क्या किया, आपने एक बंदा हायर किया। कहाँ? इन्हीं की क्लास में। ये पाकिस्तान है, उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की। वो कुछ बंकर्स है जिसमें तुम्हें कुछ इंजेक्ट करना है, आरडीएक्स वगैरह, समझ रहे हो? तो हम चाहते हैं एक बंदा हायर करना। हमने एक बंदा हायर कर लिया। वो बंदा होगा एक मेथड जो पब्लिक होगा, नॉर्मल बंदा, उनका कोई भी एक बंदे को हायर कर लिया। तो हम क्या करा, एक फंक्शन या मेथड बना दी उस क्लास में जाके, जिसको मैंने बोला कि तुम पब्लिक रखेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे हम तुम्हें देंगे 4 प्रॉपर्टी।
तुमको बिना कुछ सोचे समझे ये चारों प्रॉपर्टी जो मैं पैरामीटर में दूंगा उनको इन वेरिएबल में ले जाके रख देना है। सिर्फ इतना काम करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा हमने उसको बोल दिया। ठीक है भाई, कर देंगे। किसने बोला? मेथड ने बोला। तो हम इस प्रॉब्लम को, ये जो नॉट विजिबल वाली प्रॉब्लम है, इसको किससे ओवरकम कर सकते हैं? एक मेथड बना के। और मेथड बना के तो हमें कोड यूजेबिलिटी भी मिल जाएगी, मतलब वो कंसाइजनेस जो आपको चाहिए थी, लेंथ कम करनी थी ना कोड की, एक बार मेथड डिफाइन कर दिया, उसी को देते रहेंगे प्रॉपर्टी, वो इंजेक्शन कर देगा, तो कोड की लेंथ भी कम हो गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो जाएगी। तो चलो करके देखें, क्यों नहीं। तो एक मेथड बनाते हैं प्रॉपर्टी इंजेक्शन नाम का, किसी भी नाम का बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको हमने बोला तुम पब्लिक रहना। दूध का जला बर्नौल फूक फूक कर लगाता है, अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी से मार खा के आए हैं, इसलिए पहले लिख दिए पब्लिक, क्योंकि हो सकता है अगर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी भी एक्सेस ना हो, इसलिए हम इसको हमेशा पब्लिक रखेंगे। वॉइड रिटर्न कुछ नहीं करवाना, हमेशा प्रॉपर्टी तुम्हें देंगे, वो ले जाके इंजेक्ट कर देना। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखें? प्रॉपर्टी इंजेक्शन का काम करता है तो आप वो भी रख सकते हो, प्रॉप इंजेक्शन नहीं, प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन के लिए प्रॉपर्टी इनिट कर दो। ठीक है, प्रॉपर्टी सेट करने का काम करता है तो इसका नाम सेटर भी रख सकते हैं। क्या है ये? सेटर है, क्या करेगा? प्रॉपर्टी सेट कर देगा। इसके पैरामीटर में हम 4 वेरिएबल्स रख लेंगे, वैसे ही जो यहां बने। तो नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आईडी। तो नहीं, इंटीजर एक आईडी वेरिएबल लिया, इंटीजर एक एज वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग में एक नेम ले लिया, स्ट्रिंग में एक जेंडर ले लिया। चारों वेरिएबल्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब कॉल करके देखें इसको, ये नहीं हो पा रहा ना। हमने बोला श्याम यार तुम थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश तो करो। सही बात है। बैठा ही है यहाँ पे श्याम। ठीक है भाई, तो हमने कहा इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ, आईडी जो मन करे वो दे दो, यही देना था। एज, सर नेम श्याम तोमर, तोमर, और क्या था? क्या रख दें? मैं तो भाई मेल ही रखूंगा। अब तुम हंस के हो जाते हो भाई, हर बात पे। जोक नहीं था, मैं बस पूछ रहा था, क्योंकि मैं कुछ रखूं सामने वाला ऑफेंड हो जाए। समझ रहे हो? पानी पी लेता भाई, मुंह सूख गया है मेरा। अगर मैं उसको स्टैटिक कर दूं इस मेथड को, तो अभी 2 मिनट पहले हमने सुना था कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक फील्ड्स को एक्सेस नहीं करता। ये वाले फील्ड ही तो इंजेक्ट करवाने हैं, तो इनको एक्सेस करेंगे तो आएगा ना प्रॉब्लम, इसलिए नहीं किया। ठीक, तो हम चारों प्रॉपर्टी दे दिए इसको। ये फंक्शन अगर कॉल हुआ तो वैल्यूज कहाँ जाके कॉपी होंगी? इन वेरिएबल्स में। क्या अभी इंजेक्शन हुआ है? अभी तो नहीं, अभी तो सर यहाँ पहुंची है वैल्यू, आरडीएक्स अप्लाई हो चुका है, पाकिस्तान पहुंच गया, अभी तो उसको इंजेक्ट करना बाकी है सर। तो चलो फिर इंजेक्ट करते हैं। ये एआई सुनता रहता है बातों को, हम आरडीएक्स कह रहे हैं जो पता नहीं कौन सुन रहा होगा। ठीक है, नहीं हम ही प्रीमियम नहीं है ना। हम प्रीमियम होते तो सब्सक्रिप्शन लेते, नॉर्मल बंदे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने कहा देखो इन वेरिएबल्स में वैल्यू आ चुकी है, तो इन वेरिएबल की वैल्यू को इन वेरिएबल्स में इंजेक्ट कर दो। ये वेरिएबल्स आप
कभी इनके लिए भी इन यूज कर रहे हो, उनके लिए भी इन यूज कर रहे हो। इन सर समझ नहीं आ रहा, सही से बताओ ना ये कौन से वेरिएबल है। तो क्योंकि ये पैरामीटर में डिफाइन किए गए सेटर में, तो ये सेटर फंक्शन के, सेटर मेथड के लोकल वेरिएबल हो गए। वो जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल्स में वैल्यू आ चुकी है, लोकल वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल में इंजेक्ट करना अभी बाकी है, तो कर दें। हमने कहा ठीक है, हमने कहा आईडी में आईडी असाइन करना चाहते थे, मतलब लोकल वेरिएबल आईडी को इंस्टेंस वेरिएबल आईडी में इंजेक्ट करना चाहते थे। बट इन्होंने एक सजेशन दिया जो हम पढ़ने गए, पढ़ के देखो क्या कह रहा है। सर तुम ये करोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे क्या, हमारा तो सारा प्लान ही चौपट कर दिए। इफेक्ट अगर नहीं पड़ा तो इंजेक्शन नहीं होगा, इंजेक्शन नहीं हुआ तो सर एक्सेप्शन आएगा ना। ठीक है, हमने कहा क्या पता एक दे रहा हूं इसलिए मना कर रहा हूं, हमने सारे देना स्टार्ट कर दिया। नीम में नीम, सब में ही उसने वही बोला, ये अपनी आदत से बाज नहीं आया। हमने कहा चलो ये तो प्राइवेट है, नहीं होगा एक्सेस। हमने सेटर कॉल किया, हमने तो दे दी वैल्यू, इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा दिया था, तो हम भरोसा कर लेते हैं इस पे कि हो सकता है ये इंजेक्ट कर दिया, क्या पता सिर्फ सजेशन में दे रहा हो, इंजेक्ट कर रहा हो। तो एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करें, प्रिंट मेथड को कॉल कर लें। प्रिंट ये चारों वेरिएबल्स को प्रिंट कराता है ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी। अगर इंजेक्ट हुई होंगी प्रॉपर्टी तो पहले की तरह प्रिंट भी होके दिखाएगा। रन करते हैं, रन किया तो ये कह रहा है वैल्यू के नाम पे नल नल 0 0, मतलब इंजेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि इनने कहा भी था, तुम नहीं सुने, वो तुम्हारी गलती थी। ये कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है इसका। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप बैठे हो और आप किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, अगर वो वेरिएबल आपके फंक्शन में ही अवेलेबल है तो आपका फंक्शन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके ही वेरिएबल को देगा, मतलब लोकल वेरिएबल। फंक्शन में बैठे हो तो वो हमेशा किसको प्रेफर करेगा? लोकल वेरिएबल को। और आईडी नाम का लोकल वेरिएबल तुम्हारे प्रोग्राम में है, तुम्हारे फंक्शन के अंदर ऑलरेडी था ना। और ऊपर जो वेरिएबल है उसका नाम भी आईडी है। आप चाहते थे कि इंस्टेंस वाली आईडी जो है उसमें लोकल वाली आईडी इंजेक्ट हो जाए, मैंने कहा ये हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दे रहा है। तो तुम कह रहे हो आईडी में आईडी रख दो, खुद में खुद को इनिशियलाइज कर रहे हो, इसलिए नो इफेक्ट का सजेशन दिया उसने। बट सर हमें तो इंस्टेंस में इंजेक्शन करना है ना, डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो सर डिफरेंस कब बताना पड़ता है, ये पॉसिबिलिटी कब आती है? उन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होती है जब लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम हो। जब लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाए, उस केस में फंक्शन के अंदर हमेशा लोकल वेरिएबल को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो बट लोकल और इंस्टेंस दोनों में डिफरेंस बताना हो तो क्या करें? उसके लिए इन्होंने एक कीवर्ड लॉन्च किया, इसका नाम था दिस। तो कहा अगर आपको बताना है जब भी आपके वेरिएबल का नाम, लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो, उस केस में आपको जब भी लोकल वेरिएबल एक्सेस करना है सीधा वेरिएबल का नाम लिख दो। इंस्टेंस का वेरिएबल एक्सेस करना है तो इंस्टेंस का रेफरेंस चाहिए होगा, और इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। न्यू के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसका रेफरेंस बाय डिफॉल्ट न्यू का इंप्लीमेंटेशन है कि उसके रेफरेंस को एक कीवर्ड में रख दिया जाता है ऑलरेडी, इसका नाम है दिस। तो दिस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो यहाँ पे जब दिस डॉट लिखोगे, दिस मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, डॉट मतलब आईडी, तो ऑब्जेक्ट की आईडी में क्या रख रहे हो? लोकल आईडी। सिर्फ एक ही इंजेक्शन करा दिस से, सेव करके रन कर दिया, तो आप देख पा रहे होगे आईडी तो आ गया है सर, बाकी सब क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनपे दिस नहीं लगा। तो सब पे दिस लगा दें, हो जाएगा क्या? होना चाहिए था। अब सर डिफरेंस पता कर पाएगा क्या ये? हाँ, दिस डॉट नेम मतलब इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है। देखो ब्लू कलर में आ गए ये सारे वेरिएबल नेम,
और अगर मैं आईडी पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कौन हाईलाइट हो रहा है, ये आईडी हाईलाइट हो रही है। अगर मैं इस आईडी पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कौन सा हाईलाइट हो रहा है, लोकल वाला ना, ये इक्लिप्स आईडी ही है जो तुमको समझा रही है। ब्लू कलर के वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल है। सर ये कोई कलर है, लड़कियों को पता होगा, हमारे हिसाब से येलो है, ठीक है, तो येलो कलर वाला नहीं कुछ और है वो, बट ठीक है, वही वाला आपने बोला जो, बहुत बढ़िया। तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाले हाईलाइट होंगे, क्यों? क्योंकि सर ये लोकल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल का कलर ये रह रहा है, इंस्टेंस का ये रह रहा है। तो कभी भी जब आपकी लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो और दोनों में डिफरेंस बताना हो, आपको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करना है तो दिस लगा लेना, लोकल वेरिएबल एक्सेस करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख देना, वही एक्सेस होगा। अब करके देखें क्या रन, तो सारी प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो गई। सर प्रॉपर्टी इंजेक्शन नहीं, याद करो हम क्या सफर करके आए थे, वो सारी प्रॉब्लम होती रही है। हम कर देखे थे कि बार बार सेम कोड लिखना पड़ रहा था, कोड की लेंथ बढ़ रही थी, हमको कंसाइजनेस चाहिए थी। दूसरा, जब वैल्यू ही वेरिएबल्स ही प्राइवेट हो गए तो वो एक्सेस ही नहीं हो रहे थे, ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो हम इंजेक्शन करे थे डे वन, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया था ना, क्योंकि वैल्यू प्राइवेट है। तो प्राइवेट वैल्यू तो कैसे एक्सेस करोगे, नहीं कर सकते थे ना। अब एक्सेस हो रही है, हाँ सर, किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू। तो ये हमको क्या दे दिया, प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन का एक फीचर प्रोवाइड कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो विद इन द क्लास एक्सेस होती थी, ऐसा प्राइवेट कीवर्ड ने कहा था, उन प्रॉपर्टीज को हम एक मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर पा रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो हो रही इंजेक्ट, हाँ सर हो रही। तो हमने समस्या में ही समाधान ढूंढा था। सर प्राइवेट ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी विद इन द क्लास ही एक्सेस होगी, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होती। हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगी। तो हमने पूछा इनसाइड द क्लास हो जाएंगी क्या? हाँ हो जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपना काम करो। प्राइवेट से बोला, और इधर एक बंदा ऐड कर लिया सेटर नाम का, बोला देखो यार मैं तुम्हें दूंगा 4-5 वैल्यू, तुम ले जाना उन वेरिएबल में इंजेक्ट कर देना, तुम्हारे लिए वो वेरिएबल्स एक्सेसिबल हैं, हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए आप कर दो हमारा ये काम। और सेटर ने फिर वो काम कर भी दिया। तो सेटर से हमें क्या मिला? दो चीजें, कंसाइजनेस, दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस हो गई। अब ऑब्जेक्ट बनाना जो था वो बहुत इजी हो गया है, ये वाला काम करने की जरूरत है क्या? नहीं। इसको पहले तो मैं भेजता हूं, फिर आपको कुछ और समझाता। ओ बड़े वाला से 1.5 था क्या? हाँ सही है, सही है। तो अब देखो, अब कम से कम 32 तो होनी चाहिए। ठीक है भाई, प्रिंट करें। ये भी बन गया। तो अब तो इजी हुई हो गया ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना। यही इजीनेस को आपको इंप्लीमेंट करके देखना है। इधर जाके करना क्या है, ऐसी कोई भी एक क्लास बना लो जिस नाम से बनानी है, पर्सन को छोड़ के ये तो मैं बनवा दूं। यही ऐसे ही कुछ 4-5 वेरिएबल बनाने। ये मेथड नहीं भी बनाओगे तो अब चल जाएगा, क्योंकि अभी हमें ये आपको क्लास नहीं समझाना है, आपको मुझे समझाने हैं अब ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट्स, तो उसके लिए वो जरूरी भी नहीं, हटा सकते हो। एक सेटर बनाओ जिसके थ्रू प्रॉपर्टी इंजेक्ट करवाना स्टार्ट करो। पहले वैसे ही प्रैक्टिस करना है, पहले प्रॉपर्टी प्राइवेट करो और फिर देखो डॉट ऑपरेटर से यहाँ एक्सेस हो रही है या नहीं। जब ना हो रही हो तब जाके सेटर बनाओ, इंजेक्ट हो रही है या नहीं उसके लिए दिस यूज करना है। तो प्रॉपर्टी सेट हो रही है, नहीं कर रहे तो प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही, ये भी क्रॉस चेक करना है तुमको। मतलब जिस मैनर में मैंने अभी कोड किया उसी वे में जाके आपको भी प्रैक्टिस करनी है, इससे तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेरी आएंगे, उनका सॉल्यूशन मिल सके। जो दिमाग में आए वो यहाँ पे लिख के देख लिया करो, क्रॉस चेक कर लो। तुम्हारा लैपटॉप है, वो ऑफेंड नहीं होगा, वो गाली नहीं दे सकता तुमको।
हमारा है ना? हाँ हाँ। नहीं तो नहीं होगा, क्लास रेफरेंस नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इंस्टेंस का रेफरेंस चाहिए, वो दे देगा। हाँ तो ये ऑब्जेक्ट है ना, इंस्टेंस है ना, ये वैल्यूज यहाँ पे जिसकी जगह ऑब्जेक्ट से हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट क्या पैरामीटर में पास किया है, ऑब्जेक्ट ना बनाए लोकल बनाया। अब ऑब्जेक्ट से एक्सेस क्यों करते हो? क्योंकि ऑब्जेक्ट में रेफरेंस होता है, इसलिए तुम ऑब्जेक्ट